आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, जिसे हम हिंदी में मनोग्रसित बाध्यता विकृति के नाम से जानते हैं। इससे पहले अब तक हम एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर और जीएडी, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का अध्ययन कर चुके हैं। ये सभी एंजाइटी डिसऑर्डर के पार्ट्स थे और आज का हमारा जो टॉपिक है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी एंजाइटी डिसऑर्डर का ही एक टाइप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो ये डिसऑर्डर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो पहले क्या था? पहले ऑब्सेशन और कंपल्सन दोनों को दो अलग अलग डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता था। मतलब ऑब्सेशन को अलग और कंपल्सन को अलग रूप में अध्ययन किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में ये देखा गया कि ये दोनों ही चीजें, ऑब्सेशन और कंपल्सन, दोनों ही चीजें एक रोगी में पाई जाती हैं। अंतर क्या होता है? अंतर बस इतना होता है कि कभी कोई चीज उसके अंदर ज्यादा होती है तो कभी किसी दूसरे चीज की मात्रा उसमें ज्यादा होती है। जैसे कभी उसके अंदर ऑब्सेशन ज्यादा देखा जाएगा तो कभी उसके अंदर कंपल्सन ज्यादा देखा जाता है। तो हम दोनों को पहले अलग अलग करके देखते हैं और फिर उनको हम एक साथ देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑब्सेशन के बारे में, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मनोग्रस्तता। जैसा कि लिखा हुआ है मनोग्रस्तता, यानी आपके मन से संबंधित है। अब क्या होता है ऑब्सेशन? तो ऑब्सेशन में जो पर्सन होता है उसके अंदर कोई अतार्किक या असंगत, मतलब इरेशनल और लॉजिकल कोई थॉट्स होते हैं जो वो बार बार दोहराना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी ऐसे विचार बार बार उसके मन में आते हैं और उसको डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं उनको भी सही ढंग से नहीं कर पाता है। जबकि उसको पता होता है कि जो थॉट्स हैं ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है, मतलब उसको पता है कि ये तर्कहीन है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझें। इसका एक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था कि एक स्टूडेंट है और वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ने में उसका मन लगता है, और उसने क्या किया है, उसने एग्जाम से 1 महीने पहले ही अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, सारी चीज़ें उसने याद कर ली हैं। मतलब अगर 1 महीने पहले भी उसका टेस्ट लिया जाए तो भी वो फेल नहीं हो सकता है, इतना नॉलेज उसके पास है। लेकिन अगर उस स्टूडेंट के मन में बार बार ये थॉट्स आते हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएं वो मुझे आते ही ना हो, या कुछ ऐसा हो जाए कि मैं वहाँ पे लिख ही ना पाऊँ, तो ये सारे थॉट्स आते हैं। वो कई बार उनको रोकता भी है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे तो सब कुछ आता है, सारा सिलेबस मैंने कवर कर लिया है। लेकिन फिर भी ऐसे थॉट्स उसके माइंड में आते हैं और वो चाह कर भी इनको रोक नहीं पाता है, और ये विचार बार बार आते हैं। इनका असर ये होता है कि जब भी वो कोई काम करने बैठता है, जब भी कोई वो अपना समझ लीजिए चाहे डेली वर्क कर रहा हो, मतलब कॉलेज से रिलेटेड या घर का कोई काम कर रहा हो,
तो बार बार ये थॉट्स उसके मन में आने लगते हैं और ये इतना डिस्टर्ब कर देते हैं उसको कि वो काम सही ढंग से कर ही नहीं पाता है। जबकि मैंने क्या बताया कि इसके पीछे उसको पता रहता है कि ये थॉट्स इलॉजिकल हैं, मतलब अतार्किक हैं, असंगत हैं, इनका कोई रियलिस्टिक या कोई रियल में कोई इनकी वैल्यू ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी ऐसे विचार उसके मन में आते हैं और वो इनको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो जब किसी पर्सन के साथ ऐसी चीजें होती हैं तब हम कह सकते हैं कि उस पर्सन में ऑब्सेशन है। जैसे कोई पर्सन है और वो एक विचार को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि उस पर्सन के अंदर ऑब्सेशन के सिम्टम्स हैं। यहां पर देखें तो किस्कर ने क्या बताया है? किस्कर ने इसके बारे में बताया कि मनोग्रस्तता एक विचार या चिंतन है जो हास्यास्पद, बेतुका, स्पष्टता, अर्थहीन होता है, फिर भी ऐसा होता है जिससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। मतलब रोगी उससे छुटकारा नहीं पा पाता है। यानी यहाँ पर देखें तो कई, जैसे उसको क्या लगता है कि उसको पता है ये चीजें हास्यास्पद है। जैसे अगर एक पर्सन है और वो चींटी से डरने लगे कि नहीं, ये चींटी अगर मुझे काट लेगी तब तो मैं मर जाऊंगा और ये चींटी मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, मतलब ये विचार बार 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 उसके मन में आने लगे। तो अगर वो ये विचार किसी दूसरे से बताएगा, मान लीजिए आपसे बताता है, तो आप क्या करेंगे? आप जाहिर सी बात है कि हंसने लगेंगे कि अरे बेवकूफ इंसान है, चींटी कैसे मार डालेगी, वो भी एक चींटी। या जब सब कुछ पढ़ रखा है तो एग्जाम में कैसे फेल हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसीलिए वो क्या करता है, वो इन विचारों को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ऑब्सेशन कहते हैं, या हिंदी में इसे हम मनोग्रस्तता कहते हैं। समझ में आ गया मनोग्रस्तता क्या होता है? मनोग्रस्तता में व्यक्ति के अंदर एक ऐसा थॉट होता है जिसको व्यक्ति चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। किसकी बात की जा रही है? थॉट की, विचार की बात की जा रही है यहाँ पर। उस विचार को व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो विचार बार बार उसके मन में आता रहता है, उसके माइंड में ये विचार आते रहते हैं। अब यहाँ पर जो ऊपर परिभाषा दी गई और जो उसके अर्थ बताए गए, उसके आधार पर कुछ इसकी विशेषताएं या कुछ तथ्य बताए गए हैं। जैसे मनोग्रस्तता का संबंध विचार, चिंतन तथा प्रतिमाओं से होता है। अब विचार से कैसे? कोई विचार उसके मन में आ रहा है बार बार, या किसी चीज को लेकर वो चिंतित है और वो चिंता अतार्किक है, अर्थहीन है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, या उसको कुछ चीजें दिखाई दे रही है, मतलब वो सोच रहा है। क्या सोच रहा है? जैसे एक सिंगर है और वो सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वो देख रहा है, अपने आप को इमेजिन कर रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि कल मैं जब स्टेज पे जाऊं तो मैं गाना गाने चलूं तो मेरे मुंह से आवाज ही ना निकले, और वो इस चीज को इमेजिन भी करने लगे और बार बार उसके मन में ये चीजें आ रही हैं, वो उसको इमेजिन कर रहा है और जिसकी वजह से उसके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगे। तो वो भी चीजें किससे रिलेटेड हैं? मनोग्रस्तता से संबंधित हैं। इसके साथ साथ अभी आप देख ही चुके कि ऐसे विचार क्या होते हैं? बेतुके होते हैं, अर्थहीन होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है। साथ ही ऐसे विचारों की क्या होता है? पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशन होता है उनका, क्योंकि हम जानते ही हैं ऑब्सेशन में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसके माइंड में और वो कंट्रोल करना चाह रहा है फिर भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा है खुद को, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उस पर्सन की जो मेंटल स्टेटस है, जो मेंटल पीस है उसका, वो खत्म हो जाता है। और चाह कर भी उस पर्सन का इन विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है कि वो इन विचारों को रोक पाए। तो इन सभी चीजों को हम कहते हैं ऑब्सेशन। DSM-4 में इस चीज को इतना वैल्यू क्यों दिया गया? मतलब जो DSM-4 है, डायग्नोस्टिकल स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, इसमें इस चीज को इतनी वैल्यू क्यों दी गई? ऑब्सेशन को इतनी वैल्यू क्यों दी गई? क्योंकि आप देखें तो क्या होता है, इससे व्यक्ति का
मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है, व्यक्ति के समय की बर्बादी होती है। इसके साथ साथ व्यक्ति अपने सामान्य कार्य भी या व्यावसायिक कार्य या शैक्षिक कार्य, सामाजिक कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता है, उसमें बाधा उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए इसे हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में रखते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें बाध्यता की, कंपल्सन की, तो कंपल्सन क्या होता है? जिसे अब तक ऑब्सेशन में आपने देखा कि कोई विचार व्यक्ति के अंदर बार बार आता है। ऑब्सेशन में यही तो हो रहा है कि व्यक्ति के अंदर कोई विचार बार बार आ रहा है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन कंपल्सन में क्या होता है, बाध्यता में क्या होता है कि वो जो विचार आ रहा है उसके मन में, वो विचार उसके व्यवहार में दिखने लगता है। कंपल्सन में जो विचार है वो उसके व्यवहार में दिखने लगता है। जैसे एक पर्सन है और वो अपने घर से निकलता है, और घर से जब निकलता है तो उसको लगता है कि उसने शायद दरवाजा लॉक करना वो भूल गया है, उसने दरवाजा लॉक नहीं किया है। अब ये विचार आ रहा है बार बार, क्या हो रहा है कि बार बार विचार आ रहा है। तो अगर सिर्फ विचार आ रहा है तब हम इसको कहाँ पे रखेंगे? तब हम इसको रखेंगे ऑब्सेशन में, कि अभी सिर्फ विचार आ रहा है, बार बार वो सोच रहा है कि कहीं मैं लॉक लगाना भूल तो नहीं गया। लेकिन वो क्या करने लगे कि वो जाए, अपने घर पे जाए और कमरे को चेक करे, मतलब लॉक को चेक कर रहा है कि लॉक लगा है कि नहीं लगा है। उसके बाद एक बार उसने चेक किया, फिर बाहर आया, फिर थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में आया कि यार लॉक किया हूँ कि नहीं किया हूँ, पता नहीं, फिर लॉक करना भूल तो नहीं गया। और फिर वो वापस जाए, फिर जाकर चेक करे। तो अब क्या करने लगा? अब तक तो सिर्फ विचार आते थे, लेकिन अब वो विचार के आधार पर वो व्यवहार करने लगा, वो बार बार जा जाके चेक कर रहा है। तो इस चीज को अब कंपल्सन की कैटेगरी में रखा जाएगा कि वो उस कार्य को करने के लिए बाध्य हो गया और वो बिहेवियरल रिएक्शन करने लगा। अब तक जो रिएक्शन था वो मेंटल रिएक्शन था, लेकिन अब जो रिएक्शन हो रहा है वो बिहेवियरल रिएक्शन हो रहा है, वो व्यवहार कर रहा है उस चीज से, उस चीज के प्रति व्यवहार करने लगा। तो ये थोड़ा और ज्यादा दिक्कत वाली बात हो गई कि अब तक पर्सन चलो सोच ही रहा था, अब तो वो बार बार उस चीज को कर रहा है। जैसे एक पर्सन, मान लीजिए कि उसके हाथ में कुछ लग गया है, अब वो एक बार गया हाथ धुल लिया, अब उसको बार बार लग रहा है कि नहीं मेरे हाथ में तो कुछ लगा हुआ है, मेरे हाथ में तो कुछ लगा हुआ है, और वो बार बार जा जाके हाथ धुल रहा है। तो ये क्या हो गया? ये कंपल्सन की कैटेगरी में इसको रखेंगे हम। आपने देखा होगा कि किसी किसी पर्सन की आदत होती है कि वो सड़क पर खड़े होकर गाड़ियों के नंबर नोट करते रहते हैं। तो अगर वो पुलिस वाला आदमी है तब तो सही है, लेकिन एक सामान्य आदमी अगर ऐसी हरकतें कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसके जो सिम्टम्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं? वो कंपल्सन से संबंधित हैं। या कई बार आपने मूवीज में या सीरियल्स में देखा होगा कि कोई बहुत बड़े बड़े आदमी या उनके बच्चे या उनकी वाइफ, उनको क्या होता है कि सामान चुराने की आदत होती है। मतलब इतना उनके घर में सब कुछ है, पैसा है, हर चीज है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? वो चीजें चुराते हैं। तो वो जानबूझकर नहीं चुराते हैं, मतलब उनके मन में कोई ऐसा थॉट्स है जिसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने ये अपना बिहेवियर डेवलप कर लिया और वो चीजों को चुराने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इन चीजों को फिर हम कंपल्सन की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पर देखें, किस्कर ने बाध्यता को परिभाषित करते हुए बताया कि बाध्य मनोग्रस्तता जब कार्य में बदल जाए तो हम उसे बाध्यता कहते हैं। मतलब बाध्यता से ग्रसित जो लोग होते हैं वह एक ही कार्य को बार बार करने लगते हैं, और जबकि उन्हें ये पता होता है कि यार ये क्या मैं बेतुका कार्य कर रहा हूँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है, और फिर भी वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से जब कोई पर्सन अपने बिहेवियर में ये चीजें करता है तब हम उसे कह सकते हैं कि इस पर्सन के अंदर कंपल्सन की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर एक केस स्टडी देखते हैं। इसमें एक
38 वर्षीय महिला के बारे में बताया जा रहा है जिसका एक बच्चा भी था। अब जब वो वयस्कावस्था में थी तो उसे कंटेमिनेशन यानी संपर्क विकार की चिंता बार बार सताने लगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन को ये थोड़ा सा डर रहता है कि अगर वो लोगों से मिलेगा, लोगों से संपर्क में आएगा तो उसके हाथों में या उसकी बॉडी में जर्म्स लग जाएंगे, रोगाणु चिपक जाएंगे। और ऐसे विचार को वो कंट्रोल नहीं कर पाती थी। उसके मन में बार बार ऐसे विचार आते रहते थे। कई बार तो एक एक दिन में हजारों बार उसके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं और वो इनको कंट्रोल नहीं कर पाती थी। तो इसकी वजह से पहले तो ये केवल विचार के रूप में आते थे, उसके बार बार दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में वो इनसे ओवरकम करने के लिए, मतलब इन विचारों को हटाने के लिए उसने क्या किया, उसने एक बिहेवियर को डेवलप कर लिया। कैसा बिहेवियर? ऐसे जब कोई विचार आता था तो वो कपड़े धोने लगती थी, मतलब कपड़े धोने का कंपल्सिव बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया। और उसके दिन का ज्यादातर जो टाइम था वो सिर्फ कपड़े धोने में ही चला जाता था। इवन वो अपने बच्चे को एक कमरे में बंद कर देती थी और कमरे की जो दीवारें रहती थी उनको रगड़ रगड़ कर पूरा साफ करना, उसके बाद उसको बंद कर देना। और कई बार तो अपने बच्चे को भी दिन में वो 2-2 3-3 बार नहला देती थी। तो इस तरीके से देखें यहाँ पर तो पहले क्या था, पहले उसके साथ सिर्फ ऑब्सेशन की प्रॉब्लम थी जो कि बाद में फिर कंपल्सन की प्रॉब्लम में बदल जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ऑब्सेशन है और कंपल्सन है ये दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर नहीं है। ये दोनों ही डिसऑर्डर कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कई बार इनमें कंपल्सन की जो लक्षण रहते हैं ज्यादा दिखाई देते हैं, तो कई बार इनमें ऑब्सेशन के लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसकी इटियोलॉजी के बारे में और इसके साथ साथ इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।